चलिए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये अध्याय हम लोग का 11 है, भारत पर विदेशी आक्रमण और आधिपत्य काल। ये हम लोगों का भाग 3 है। इससे पहले भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर उसमें आपको भाग 2 तक में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर भाग 2 आपने नहीं देखा है, इसका अध्याय 11 का भाग 2 नहीं देखा है, तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम लोग भाग 3 में क्या पढ़ेंगे, आज कनिष्क के बारे में ही पढ़ना है। कुषाण वंश के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो कुषाण वंश का ही शासक कनिष्क था, जिसके बारे में जो कि महत्वपूर्ण है। कनिष्क जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, उसके बारे में पढ़ना, हमेशा उससे क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, भारत पर विदेशी आक्रमण और आधिपत्य काल। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से हम लोग याद रखे थे कि कैसे इसको याद रखेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमण कौन कौन हुए, ISP के। इंडो ग्रीक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, शकों के बारे में पढ़ लिया था, और पहलव के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इससे पहले जो भाग 2 तक हम लोगों ने पढ़ा था, इन तीनों के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद कुषाणों के बारे में हम लोगों को पढ़ना चालू करना था। अब कुषाण कौन थे, क्या थे, ये पिछले वाले भाग में थोड़ा सा बताए थे, इसमें और थोड़ा विस्तार से हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये भारत का मैप हो गया। भारत का मैप सभी लोग बनाना जानते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि भारत का एकदम परफेक्ट ही मैप होना चाहिए। बस ऐसे ड्रॉ करना आ गया ना, बस इतना ही काम चल जाएगा। अगर परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप बनाना सीख सकते हैं। अब देखिए, ये मध्य एशिया के तरफ से ये जितने भी इंडो ग्रीक, शक, पौलव, कुषाण, ये सब इसी क्षेत्र से पश्चिमोत्तर भारत से, पश्चिम और उत्तर की जो सीमा थी उसको पश्चिमोत्तर कहा जाता था। तो ये पश्चिमोत्तर भारत से इनकी एंट्री होती थी, सबकी एंट्री होती थी। तो पहले इंडो ग्रीक आए, इसी क्षेत्र में रह गए। शक आए जो भारत के अलग अलग 5 हिस्सों में वो फैल गए। उसके बाद पहलव आए, तो ये इसी क्षेत्र में पहलव रह गए। और कुषाण जो कि यूची कबीला वाले थे, इनका नाम पहले था यूची। ये यूची कबीला के नाम से जाने जाते थे, ये कबीला। ये भी बहुत ज़्यादा गुट में रहते थे और लड़ाई करने वाले थे। तो ये यूची कबीला वाले किसके पीछे पीछे आए, शकों को यहाँ से शकों को पीट कर भगाए थे। तो शक जब आकर यहाँ पर बस गए, तो यूची कबीला वालों को था कि ये गए कहाँ, आखिर शक जब बसे हैं इधर तो गए कहाँ। तो ये शकों के पीछे पीछे कौन आए, यूची कबीला वाले इधर आए। और जब यूची कबीला वाला आए तो यह भारत में इनकी एंट्री हो गई। लेकिन एक और बात समझिए ना, आपको क्या लगता है कि इधर जो पहलव थे या बाकी जो शासक थे, वो डायरेक्ट भारत में एंट्री करने दिए होंगे इनको? नहीं। देखिए क्या हुआ, इनके बारे में पढ़ते हैं। यूची कबीला जो कि भारत में आकर इनका नाम बदल गया, जो कि नाम पड़ गया, क्या पड़ गया नाम, कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश। इसका संस्थापक जो माना जाता है, संस्थापक, ध्यान रखिएगा, संस्थापक, जो संस्थापक माना जाता है भारत में, जो पहला एंट्री करने वाला था, उसके इसका संस्थापक कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस, कडफिसस, कुजुल कडफिसस माना जाता है। अब कुजुल कडफिसस जो था, ये कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, भारत में एंट्री करने वाला। लेकिन भारत में एंट्री, पूरा भारत में इधर एंट्री नहीं कर पाया था, अभी इधर ही था, इसी क्षेत्र में ये था। तब तक इनका कहानी खत्म हो गया कुजुल कडफिसस का। वो ये उतना ताकतवर नहीं था, क्योंकि यहाँ से ये लोग शकों को पीट कर भगा दिए। तो इसका मतलब ये थोड़ा था कि भारत में भी आप आएंगे तो हीरो बन के चले जाएंगे। यहाँ पर आप हीरो बन रहे थे, शकों को बार बार पीट रहे थे, आकर भाग जा रहे थे, आकर पीट रहे थे, भाग जा रहे थे। ये आपका एरिया था। आपको पता है, अपने जो गली में होता है कोई भी शेर बन जाता है, अपने गली में कोई भी शेर बनता है। लेकिन ये तो दूसरा का गली हो गया, यहाँ पर आ गए दूसरे जगह पर। अब जब दूसरे जगह पर आ गए तो पीट कर तो भाग नहीं सकते इतना जल्दी, हवाई जहाज तो लियर नहीं है कि उड़कर आप भाग जाएंगे अपने जगह पर। पीटे ना तो पिटाएंगे भी, अगर ज़्यादा हीरो बने, बहुत जल्दबाजी आप किए तो पिटाएंगे भी। तब तक इसने क्या किया, कुजुल कडफिसस ने यहीं पर कुछ क्षेत्रों को जीत कर यहीं पर ये रहा। ये आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि पता था कि आगे बहुत ताकतवर शासक है। अब देखिए, और इसने क्या किया, रोमन पद्धति के, रोमन पद्धति के, रोमन पद्धति के तांबा का सिक्का चलवाया। ध्यान रखिएगा, तांबा का सिक्का, तांबा का सिक्का। सिक्कों पर नाम अंकित करवाने की शुरुआत जिन्होंने इंडो ग्रीक शक पहलव, सॉरी, इंडो ग्रीक ने किया था। ध्यान रखिएगा, इंडो ग्रीक ने किया था सिक्कों पर राजा का नाम, चित्र, ये सब अंकित करवाने का कार्य। अब इनका काम यहीं तक खत्म हो गया। उसके बाद इस वंश में आया अगला शासक भीम कडफिसस। ध्यान रखिएगा, भीम कडफिसस, कडफिसस आया। ध्यान रखिएगा, भीम कडफिसस आया। अब देखिए, ये भीम कडफिसस जो था, इस वंश में जो भीम कडफिसस था, यहाँ पर देखिए कडफिसस ऐसे लिख दिया। चलिए कोई नहीं, थोड़ा बहुत हिंदी इधर उधर हो जाता है। कडफिसस,
कटफिसस, कटफिसस था जो भीम कटफिसस था। इसमें अगला शासक कौन था? भीम कटफिसस। अब भीम कटफिसस जो था वो इससे ताकतवर था। किससे था? कुजुल कटफिसस से ये भीम कटफिसस ताकतवर था। अब भीम कटफिसस ताकतवर इस तरह से इस ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिंध, यहाँ पर सिंधु नदी को यहाँ पर पार करके ये सिंध वाले कुछ क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में, तक्षशिला वाले क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्रों में इसने अपना कब्जा जमा लिया। ध्यान रखिएगा, भीम कटफिसस शासक बनते ही ये तो ठीक ठाक ताकतवर था। यहाँ अपना सेना मजबूत किया, मजबूत करने के बाद एंट्री मारा। और ये कहाँ कहाँ? सिंध वाले क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा सिंध। उसके बाद ये तक्षशिला, तक्षशिला वाले क्षेत्र में, तक्षशिला वाले क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर लिया। अब इस वंश का, इसका वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक जो है, वास्तविक संस्थापक, संस्थापक किसको मानेंगे आप? इसी को, भीम कटफिसस को। ध्यान रखिएगा, भीम कटफिसस को आपको वास्तविक संस्थापक मानना है। वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसस। इसने क्या किया था? ये थोड़ा इधर से लूटपाट थोड़ा ज़्यादा मचाते हुए इधर से आए थे और यहाँ पर भी आसपास लूट मचा रहे थे। सोना की अधिकता इसके पास हो गई थी। किसके पास? भीम कटफिसस के पास। इसने सोना का सिक्का जारी किया। सबसे पहला भारत में यहाँ पर सोना का सिक्का जारी करने वाले की बात अगर आएगी तो इसी ने सोना का सिक्का जारी किया। ध्यान रखिएगा, सोना का सिक्का। और सोना का सिक्का कैसे जारी किया था? ये दो तरीका का सोना का, मतलब सोना का सिक्का पर एक तरफ यूनानी पद्धति में लिखवाया था, यूनानी में, यूनानी पद्धति में, और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि में लिखवाया। ध्यान रखिएगा, खरोष्टी लिपि में लिखवाया था। यूनानी पद्धति एक तरफ और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि में इसने क्या किया था? अपना नाम और ये सब अंकित करवाया था। और एक बात, ये शैव धर्म को मानता था। भारत में एंट्री होते ही ये बदल गया। देखिए ये कुषाणी जब भारत में आएंगे और ना अभी एंट्री करेंगे ना अंदर, तो देखिएगा और ज़्यादा ये बदल जाएंगे और एकदम, मतलब इनका बदला सब चीज़ बदला हुआ रहेगा। ये शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म कौन था? क्या था शैव धर्म? ध्यान रखिएगा, शैव धर्म ये भगवान शिव का भक्त था। ध्यान रखिएगा, शैव यानी कि शिव का भक्त, एकदम परम भक्त कहा जाता है ना, एकदम परम भक्त था भगवान शिव का। भक्ति का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि अपने सिक्कों पर नंदी का, भगवान शिव का, त्रिशूल का, इन सभी का चित्र अंकित करवाता था। ध्यान रखिएगा, सिक्कों पर, अपना सिक्का पर किसको किसको चित्र अंकित करवाता था? चित्र। ध्यान रखिएगा, चित्र। आप उसी का ना चित्र अंकित करवाएंगे जिसको आप बहुत गहराई से उनको मानेंगे, उसी को ना आप चित्र अपने सिक्कों पर अंकित करवाएंगे। आप समझिए ना, अभी की अगर आपके परिप्रेक्ष्य में अभी की बात अगर समझे तो आप व्हाट्सअप चलाते होंगे। व्हाट्सअप पर डीपी किस चीज़ का लगाते हैं? जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद होता है उसी को ना लगाते हैं। अपना फोटो 100 को अपना फोटो खींचिए, उसमें से चुन कर वैसा फोटो लगाते हैं जो कि सबसे आपको लग रहा होता है 100 फोटो में सबसे अच्छा है और आप जैसे दिख रहे हैं उससे अच्छा है। देखो, डीपी हम वही लगाते हैं ना जो हमारे चेहरे से लाख गुना अगर वो अच्छा फोटो है तभी उसको डीपी लगाएंगे। अगर हमारा चेहरा जैसा है और वैसा फोटो आ गया तो डीपी हम कभी नहीं लगाते हैं। कौन सा डीपी लगाएंगे? हमारे चेहरा से लाख गुना वो बढ़िया फोटो होना चाहिए, डीपी उसको लगाते हैं। या कुछ लोग देखे होंगे अपने फोटो डीपी ना लगाकर क्या डीपी लगाते हैं? किसी कार का डीपी लगाएंगे या किसी मोबाइल का डीपी लगाएंगे या कहीं अच्छी जगह का डीपी लगाएंगे। कोई अच्छा जगह हो गया उसका डीपी लगाएंगे, कोई सामान का डीपी लगाते हैं, कोई अच्छा जगह प्लेस हो गया उसका। तो वो डीपी क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने चेहरा से भी ज़्यादा पसंद है वो चीज़, तभी तो क्या कर रहे हैं? डीपी लगा रहे हैं। ठीक वैसा ही ये समझ लीजिए चित्र उस समय था, अपने सिक्कों पर चित्र अंकित करवाना। भगवान शिव का भगवान शिव, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही परम भक्त था भगवान शिव का। भगवान शिव का परम भक्त था। ध्यान रखिएगा, भगवान शिव का चित्र अंकित करवाता था, त्रिशूल का चित्र अंकित करवाता था, त्रिशूल, नंदी का चित्र अंकित, नंदी समझते हैं ना, भगवान शिव का जो बैल होता है उसी को नंदी बोलते हैं, तो वो नंदी का भी चित्र ये अंकित करवाता था। तो समझ लीजिए कि इतना परम भक्त था भगवान शिव का कि ये सब चीज़ अंकित करवाता था। ये इस क्षेत्र में रहता था। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्षेत्रों में रहकर और कई क्षेत्रों को इसने जीता भी था। ऐसा मत समझिए ना कि ये क्षेत्रों को नहीं जीता था, ये ताकतवर था। ये सारे क्षेत्रों में इसका क्या था? ठीक ठाक एकदम कब्जा था, एकदम बढ़िया। अब देखिए कुषाण कैसे फैल रहे हैं, यूची कबीला वाले इधर आकर कुषाण बन गए हैं और कुषाण देखिए कैसे कैसे फैल रहे हैं। ये कुजुल कटफिसस, उसके बाद भीम कटफिसस, ये सब योग्य शासक थे। राजा का लड़का राजा तो बन जाता था, लेकिन ये सब में गुण भी थे ना, लड़ने का ताकत भी था, गुण भी था, प्रैक्टिस भी करते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी बस राजा बन जाता था। ध्यान रखिए, अब ये शैव धर्म को मानता था। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि सोने का सिक्का का शुरुआत किसने किया था? तो इसी ने किया था। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो आया शासक वो आया, देखिए कनिष्क आया। ध्यान रखिए, ये सबसे खतरनाक शासक था कनिष्क।
कनिष्क। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। इसने क्षत्रप प्रणाली चालू किया था। अब क्षत्रप प्रणाली क्या होता है देखिए, चालू तो इसने इसी ने किया था या इससे पहले ही चालू था क्षत्रप प्रणाली, तो ये शकों के समय से ही चालू था। क्षत्रप, क्षत्रप ध्यान रखिए। अब ये क्षत्रप क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि क्षत्रप के बारे में से पूछा जाता है। क्षत्रप शासक के लिए प्रयोग किया जाता था। जो क्षत्रप शब्द का प्रयोग किया जाता था वो शासक के लिए, जैसे एक महाक्षत्रप होता था, महाक्षत्रप। जैसे ये राजा हो गया और पूरा इसका इतना राज्य हो गया, तो राजा तो मान लीजिए यहाँ पर राजधानी बना लिया और यहाँ पर रह रहा है। कौन रह रहा है? राजा। ठीक है। और बाकी छोटे छोटे जगहों का राज्यपाल नियुक्त किया है, अपने छोटे छोटे जगहों का राज्यपाल नियुक्त किया है। और यही सल्तनत काल में, आप आगे अगर पढ़ेंगे सल्तनत काल के बारे में, पार्ट 2 में आपको सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में। वहाँ पर सूबेदार हो जाते थे, तो ये छोटे छोटे राज्यपाल होते थे। और ये बड़ा, क्योंकि देखिए ये राजा है तो सारे जगहों पर तो कंट्रोल कर नहीं सकता है, क्या कर सकता है? छोटे छोटे जगहों का नियुक्त करना पड़ता है ना, कि वहाँ से अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये राज्यपाल कर इकट्ठा करके देंगे किसको? राजा को। यहाँ से राजा को देंगे सब कर इकट्ठा करके। राजा कर इकट्ठा थोड़े करने जाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, राजा आपने कर्मचारी रख देते और कर इकट्ठा करने लेते, नहीं। तो कर्मचारियों को तो देख रेख करना है ना। इतने कर्मचारी को राजा अकेले कैसे देख रेख कर लेते? तो इसीलिए राजा ने छोटे छोटे अपने राजा क्या कर देते, अपने शासन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते थे और वहाँ का राज्यपाल रख लेते थे। और जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती थी, लोग आपस में कुछ भी करते थे, ये राज्यपाल ही संभाल लेते थे। कौन संभाल लेते थे? राज्यपाल। और राज्यपाल बनते कौन थे? राजा के जो करीबी होते थे उनको राज्यपाल राजा बनाते थे, या जो योग्य सेनापति हो गया, या जो अच्छे राजनीति में अच्छे लोग हो गए उनको राजा राज्यपाल बनाते थे, या राजा अपने बेटा को राज्यपाल बनाते थे, ताकि बेटा को ट्रेनिंग दिया जाए बढ़िया से राजा बनने का। राजा बनने के लिए डायरेक्ट राजा तो बना नहीं देंगे, राज्यपाल पहले बनाकर और ट्रेनिंग दिया जाता था कि देखो ऐसे ही राजा बना जाता है। तो यही जो राज्यपाल होते थे इनको क्षत्रप कहा जाता था और राजा को महाक्षत्रप कहा जाता था। समझ में आया कुछ? जो राजा होते थे वो महाक्षत्रप होते थे और राज्यपाल को क्षत्रप के नाम से जाना जाता था। कब? ये शकों के समय। ठीक। फिर वो भीम कोडफिशस ने भी ये चालू किया और उसके बाद कनिष्क के समय भी क्षत्रप प्रणाली चालू रही। ठीक है। कनिष्क इस वंश का तीसरा प्रतापी शासक था। कौन सा? तीसरा प्रतापी शासक, ध्यान रखिएगा। इस वंश का तीसरा प्रतापी शासक था, याद रख लीजिएगा, ऐसे लिखने का जरूरत है। और इसने अपना राज्याभिषेक, ध्यान रखिएगा, राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया। और इसी समय एक संवत चालू करवाया, एक कैलेंडर चालू करवाया जिसको शक संवत कहा जाता है। शक संवत। अब देखिए कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर का नाम है। अब समझिए कैलेंडर क्या होता है, शक संवत क्या होता है, ये सब समझिए थोड़ा ध्यान से। अभी वर्तमान में भारत में 30 से अधिक कैलेंडर प्रचलित है, 30 से अधिक कैलेंडर। लेकिन आप लोग कैलेंडर का 2-3 कैलेंडर का नाम जानते होंगे, शक संवत, विक्रम संवत और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो आप जनवरी फरवरी मार्च वाला कैलेंडर देखते हैं ना, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है। और एक होता है शक संवत और एक विक्रम संवत, और भी बहुत सारे संवत होते हैं। तो बहुत सारे संवत होते हैं, तो कुल 30 प्लस है। कुछ तो प्रचलित होना बंद हो गए हैं एकदम भारत में। अब मतलब 5-6 का नाम आप अधिकतर जानते होंगे, बाकी सब कैलेंडर बंदे हो गए हैं। और मुख्य रूप से यूज किसका होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का सभी लोग यूज करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर 1 तारीख को मनाते हैं, 1 जनवरी को सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। तो वही सभी लोग, मैक्सिमम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं। तो इस समय क्या था, राज्याभिषेक जब कनिष्क का हुआ तो इसने एक नया कैलेंडर चालू करवाया, जो कि अभी तक वो कैलेंडर प्रचलित है। अब वो कैलेंडर कौन था? 78 ईस्वी में वो कैलेंडर चालू हुआ। आइए ईस्वी बात कर रहे हैं, ये ईस्वी कौन सा कैलेंडर के अनुसार ये ईस्वी चलता है? ईस्वी कौन सा कैलेंडर? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चलता है। यहाँ पर थोड़ा समझिए तो ध्यान से, यहाँ पर समझिए, ये कैलेंडर का थोड़ा मामला थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि कैलेंडर वाला मामला नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए कैलेंडर बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम लोगों को 3 कैलेंडर हम लोग जानते हैं। एक विक्रम संवत और एक है, ये विक्रम संवत है, विक्रम संवत। और अगला है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन है। और एगो है शक संवत। ये 3 के बारे में हम लोगों को ज़्यादा कुछ जानना है, समझना है। ये 57 ईसा पूर्व में माना जाता है कि ये चालू हुआ था। 57 ईसा पूर्व में ये 0 और ये 78 ईस्वी में। अब आप कहेंगे आपको कुछ ही समझ में नहीं आया होगा, अभी क्या क्या हम बोले हैं। देखिए ध्यान समझिए,
ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ईस्वी में चलता है। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, अब देखिए समझिए ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या माना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर माना जाता है कि यहाँ 0 मान लिया गया है। ईसा मसीह के जन्म के समय, ईसा मसीह के जन्म के समय मान लिया गया है, ईसा मसीह के जन्म के समय मान लिया गया है कि 0 ईस्वी इसको मान लिया गया। और इसके बाद वाला जो भी समय है, 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे ईस्वी मान लिया गया है। और उसके बाद फिर 100 102 103 104 ईस्वी मान लिया गया। अभी कौन सा चल रहा है, 2023 ईस्वी चल रहा है। कौन सा चल रहा है, 2023। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद कितना साल हो गया, 2023 साल हुआ। कितना साल, 2023 साल। और इससे इसलिए इसको ईस्वी बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर माना जाता है, क्योंकि इसमें ये ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों माना जाता है कि 1572 ईस्वी में, कब, 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में पोप ग्रेगोरी ने, क्या नाम था उनका, पोप ग्रेगोरी, ध्यान रखिएगा, पोप ग्रेगोरी, रोम के पोप थे ये, ध्यान रखिएगा, रोम के। क्योंकि उस समय देखिए रोमन साम्राज्य से अधिकतर उस समय उधर का साम्राज्य चलता, ध्यान रखिएगा, पश्चिम का जो साम्राज्य था इसे रोम से ही चलता था। तो रोम में पोप थे, पोप की बहुत ज़्यादा उस समय चलती थी, जो पोप कह दिया वही हो गया। तो 13वें पोप थे, ध्यान रखिएगा। 13वें पोप ने क्या किया, अंतिम बार 1572 में इस कैलेंडर में इस ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको बाद में नाम दिया गया पोप ग्रेगोरी के बाद, इस कैलेंडर में संशोधन करवाया। कौन सा, ये वाला कैलेंडर में जो 0 से चालू हुआ था ना, इस कैलेंडर में अंतिम बार संशोधन करवा कर कहा कि अब इसके बाद संशोधन नहीं होगा, यही सही है, अब इसी के बाद ऐसे ही डेट चलेगा। ये किसने करवाया था, पोप ग्रेगोरी ने। कब करवाया था, 1572 ईस्वी में। तो हमारे देश में कैसे आया, आप कहेंगे कि ये ईस्वी वाला दिन, ये ईस्वी वाला कैलेंडर तब हमारे देश में कैसे आ गया। ये अंग्रेज लेकर आए थे। अंग्रेज कब लेकर आए थे, 1752 में अंग्रेज भारत में ये लेकर आ गए। 1752 ईस्वी में अंग्रेज भारत में लेकर आ गए। और उसी समय से भारत में क्या चलने लगा, ये वाला। तो आप कहेंगे तब हर ईस्वी, आप देखेंगे इतिहास में जितना भी ईस्वी पढ़ेंगे ना, जितना भी समय पढ़ेंगे ना, सब ईस्वी में पढ़ेंगे कि ये 4 ईस्वी है, 5 ईस्वी है, 6 ईस्वी है। ये ईस्वी यानी ईसा मसीह के बारे में बात हो रही है। यानी कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही जितना भी आप डेट याद करते हैं ना इतिहास में, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही याद करते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये अंग्रेज जब भारत में आए तो उससे पहले भारत का कोई, अब देखिए ध्यान समझ लीजिए, भारत का कोई लिखित अपना इतिहास नहीं था। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, भारत का लिखित अपना इतिहास नहीं था। देखिए इतिहास था लेकिन किताबों के रूप में था, किसी एक राजा के बारे में लिख दिया गया, फिर एक राजा के बारे में ऐसे ऐसे करके था, एक जगह ये इकट्ठा नहीं था। जैसे हम लोग एक जगह इकट्ठा एक किताब में पढ़ते हैं ना कि पाषाण काल से शुरू करते हैं, कि पाषाण काल था, पहले पाषाण काल से शुरू करते हैं, हाँ पाषाण काल था। और पाषाण काल में भी 3 युगों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद पाषाण काल के बाद हम जैसे ही पाषाण काल से हम आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने लगते हैं। मतलब ये तम्र पाषाण के बारे में थोड़ा बहुत अगर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, फिर ऐसे महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं। ये सब के बारे में पढ़ते हैं और विस्तृत तरीका से पढ़ते हैं। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए थे 1600 ईस्वी के बाद से, 1600 ईस्वी में उनकी एंट्री हुई थी भारत में, तो 1600 ईस्वी के बाद से धीरे धीरे भारत पर शासन स्थापित करने लगे। तो यहाँ के उन्होंने इतिहास जानना शुरू किया। और जितने भी भारत में टीले थे, भवन थे, स्मारक थे, और जितनी भी पुस्तकें थी, अब भवन और टीलों और स्मारकों का तो खोज उन्होंने करना चालू ही किया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना उन्होंने ही किया था, ध्यान रखिएगा। वो भारत के इतिहास ढूंढना तो चालू ही किए। भारत की जितनी भी पुस्तकें थी, संस्कृत में पुस्तकें थी, फारसी में पुस्तकें थी, या अन्य भाषाओं में जो भी पुस्तकें थी, उस सबको आंग्ला भाषा में अनुवाद करवाया, अपने अंग्रेजी में अनुवाद करवाकर पढ़ना चालू किया कि भारत का इतिहास कैसा है और यहाँ की संस्कृति कैसी है, लोग कैसे हैं। क्यों पढ़ना चालू किया, क्योंकि भारत पर उन्होंने लंबा शासन करना था ना, तो भारत के बारे में उनको जानना जरूरी है। क्योंकि पहले भी हम बताएं कि अगर आपको एक कुशल राजा बनना है तो उस राज्य के बारे में आपको इतिहास, भूगोल, समाज सब कुछ जानना जरूरी है। तो उन्होंने भी भारत का खोज करना चालू किया और धीरे धीरे भारत का इतिहास भी क्या करना चालू किया, एकत्र करना चालू किया। और वो कैलेंडर कौन लेकर आए थे, ग्रेगोरी कैलेंडर। तो ईस्वी किस में लिखेंगे, ग्रेगोरी कैलेंडर में उन्होंने ईस्वी लिखा। और इसीलिए ग्रेगोरी कैलेंडर में ईस्वी लिखा तो शक संवत जो है, ये विक्रम संवत जो है, जब आप ग्रेगोरी कैलेंडर में देखेंगे ना तो वहाँ पर विक्रम संवत भी, आपके घर में कैलेंडर होगा ना,
कैलेंडर आप अपने घर में देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है विक्रम संवत। और विक्रम संवत जितना अभी ईस्वी चल रहा है ना 2023 से, इससे यहाँ से 57 साल आगे होगा। ये क्यों आगे होगा 57 साल विक्रम संवत? क्योंकि पहले ही 57 साल पहले ही ये चालू हो गया है। कौन? ये 57 साल पहले ही विक्रम संवत चालू हो गया है। और ये बाद में ना जीरो ईस्वी बाद में ना आएगा, ये पहले ही चालू हो गया है। और जब देखिएगा ना अपने कैलेंडर में, तो ये जो शक संवत है वो 78 साल पीछे चलेगा। कितना साल? 78 साल। क्योंकि 78 ईस्वी में ही चालू है ना, बाद में चालू हुआ है ना। ये देखिए, समझिए, ये जीरो हो गया, ये 78 ईस्वी बाद में चालू हुआ है, और ये पहले ही चालू हो गया। कौन? 57। तो ये तो आगे रहेगा ना, जो पहले चालू हुआ वो तो आगे रहेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कैलेंडर में तो विक्रम संवत 57 साल आगे आपको दिखेगा। 23 में प्लस कर लीजिएगा 57 साल, और ये शक संवत वाला माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर शक संवत वाला क्या दिक्कत था। जब 78 ईस्वी आया तो इस समय किसका शासन चालू हुआ? कनिष्क का। और कनिष्क का शासन चालू हुआ उस समय कनिष्क ने क्या किया? देखिए, जो भी राजा होते थे ना, राजा अपने आप में बहुत, देखिए राजा कितने भी छोटे या बड़े जगहों के राजा होते थे। यहाँ पर 1 मिनट, ये वाला 72 नहीं 82 से होगा, 1582 ईस्वी होगा। जो राजा होते थे वो कहीं के भी राजा अगर हो तो अपने आप को बहुत बड़े राजा दिखाते, ऐसे दिखाते थे कि पूरे पृथ्वी के वो राजा हैं। कभी भी देखिएगा ना आप, पहले वाला भी इतिहास में आप देख लीजिएगा, या कहानी में भी जब पढ़िएगा राजा के बारे में ना, तो कितने भी छोटे राजा रहेंगे अपने आप को दिखाएंगे कि बहुत बड़े हम राजा हैं। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि उनको उतना ही दूर का पता होता था कि हाँ, इतना दूर बस इतना दूर में ही पृथ्वी है, बाकी जगहों का खोज थोड़े वो हुआ था। तो यही बात था। तो इसको भी था, कनिष्क को था कि हम भी बहुत जगह बहुत बड़े राजा थे। सच में ये था, कनिष्क राजा भी बहुत बड़े जगहों का था, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे चाइना वाला को इसी ने पीटा था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा कि चाइना वाला का सिल्क रूट पर इसने कब्जा किया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कनिष्क था कि ये हम इससे पहले, कनिष्क से पहले भी ये विक्रम संवत चल ही रहा था। तो ये जो भी राजा होते थे ना, वो चाहते थे ना कि हम अपना, जब भी हमारा राज्य अभिषेक होना था, हमारा कैलेंडर अपना चले, समय हमारा अपना हो। क्या हो? समय हमारा अपना हो। आज से कैलेंडर चले, आज से जो भी लोग हों तिथि आज से मापें, हमारे राज्याभिषेक के समय से ही समय चालू हो, इससे पहले समय न चालू हो। इसीलिए राजा क्या करते थे? राजा चलवाते थे कैलेंडर, अपना संवत चलवाते थे। तो ये कनिष्क ने अपना संवत चलवाया, और इसका संवत का नाम बदलकर शक संवत बाद में रख दिया गया, ध्यान रखिएगा। ये शक वंश जो थे, कुषाणों से पहले ही शकों की एंट्री हुई थी, और शक कुषाणों से परेशान थे। लेकिन शक जो थे, कुषाण कुछ ही दिन में देखिएगा खत्म हो जाएंगे, लेकिन शक अभी चलते रहेंगे। और आगे जब गुप्त वंश आएगा तो गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त जो द्वितीय होगा, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी उसको कहते हैं, वो पूरी तरह से शकों का अंत करेगा। तो शक वंश यहाँ से चालू होंगे, पहले भारत में आएंगे, और कुषाण बाद में आएंगे। तो कुषाणों का अंत तो जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन शकों का अंत नहीं होगा, शक अंतिम तक ले रहेंगे। और इस कनिष्क का जो कैलेंडर था उसका नाम रख दिया शक संवत। कौन रखा? इन शकों ने शक संवत नाम रख दिया। किसका? कनिष्क का जो कैलेंडर अपना चालू किया था कनिष्क ना, उसका नाम क्या रख दिया? शक संवत। लेकिन सभी लोगों को पता चल गया कि ये जो संवत है ये कनिष्क ने चालू किया था, ध्यान रखिएगा। तो यही कनिष्क अपने राज्याभिषेक के समय एक संवत चालू करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हमारे राज्याभिषेक के समय से ही समय चालू हो, इससे पहले समय ना चालू हो। जो भी लोग गिनती करें समय को, हमारे राज्याभिषेक के समय से ही गिनती करें। आगे बढ़ते हैं। इसने, इसकी राजधानी थोड़ा देख लेते हैं, इसकी राजधानी कहाँ कहाँ थी, इसने क्या क्या किया था, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रबल समर्थक था। जिस तरह से मौर्य वंश हम लोग पढ़े थे, और सम्राट अशोक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रबल समर्थक था, सम्राट अशोक के बाद उतना ही प्रबल समर्थक कनिष्क था। इसीलिए इसको द्वितीय अशोक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहा जाता था? द्वितीय अशोक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अब देख लेते हैं, इसने अपने पेशावर राजधानी बनाया था, ध्यान रखिएगा। पेशावर, पेशावर जिसको पुरुषपुर के नाम से भी जानते हैं, पुरुषपुर, पुरुषपुर के नाम से भी जानते हैं। अपना पहला राजधानी था, इसकी राजधानी इसने कहाँ बनाया था? राजधानी, राजधानी दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, राजधानी, राजधानी अब पेशावर बनाया था, पेशावर जिसको पुरुषपुर बोलते हैं, पुरुषपुर, पुरुषपुर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अपना दूसरा राजधानी मथुरा को बनाया था। दूसरा राजधानी कहाँ बनाया था? मथुरा। अपना जो इसका सेकेंड राजधानी थी, जो कि सांस्कृतिक राजधानी, मथुरा को बनाया था।
मथुरा। सेकेंड राजधानी कहाँ बनाया था? मथुरा को बनाया था। और ये बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। क्या था? जिस तरह से ये भगवान शिव का भक्त था, देख रहे हैं ना, एक बात समझिए अपना, पहले ऐसा नहीं होता था कि आप जिस जाति से हैं या राजा हो गए तो राजा है तो राजा के अगर हिंदू धर्म को मान रहे हैं तो उसका बेटा भी हिंदू धर्म को मानेगा, उसका आगे बेटी भी हिंदू धर्म को मानेगी। नहीं, मौर्य साम्राज्य में भी देख लेंगे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा जैन धर्म को मानते थे, सम्राट अशोक कोई और धर्म को मानते थे। ये ये सम्राट ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, वो भी अलग ही धर्म को मानता था। फिर ये सम्राट अशोक आया, ये अलग धर्म को मानने लगा। कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को मानने लगा। वो जैन धर्म को मानते थे। तो ऐसा नहीं होता था राजाओं में। देखिए ये भी इसका जो भीम कटफिसस था, भीम कटफिसस ये मानता था भगवान शिव का परम भक्त था, तो यही इसका बेटा कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म को मानने लगा। तो इसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं होता था, आप किसी भी धर्म को मानिए, इससे कोई दिक्कत नहीं था। राजाओं को तो कोई दिक्कत था नहीं कि लड़का कौन सा धर्म मान रहा है, पिता कौन सा धर्म मानना, जिसको जो धर्म मानना है वो धर्म क्या करेगा? मानेगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे इसके बारे में, कनिष्क के बारे में। ये बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का समर्थक सम्राट अशोक के बाद, इसीलिए द्वितीय अशोक इसको कहा जाता था, द्वितीय अशोक कहा जाता था। अशोक। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इसके ही शासनकाल में हुआ था, आपको याद भी होगा। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन, बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर? कश्मीर कुंडल वन में। और एक बात, कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुरी नामक, ध्यान रखिए, कनिष्कपुरी नामक एगो नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? कनिष्कपुरी एक नामक नगर बसाया था कश्मीर को जीतकर। तो ये कश्मीर भी पूरा इसके कंट्रोल में आ गया, ये सारा कंट्रोल में था ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इतना तक था, अब इतना तक कंट्रोल में था। इसने क्या किया था? अब यहाँ तक तो कंट्रोल में था ही, मथुरा तक इसके कंट्रोल में था। इसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। और इसके दरबार में कौन कौन थे? नागार्जुन जैसे विद्वान थे इसके दरबार में। वासुमित्र थे जो कि बौद्ध धर्म के बहुत ही जाने माने विद्वान थे। नागार्जुन थे जो कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा। वासुमित्र, नागार्जुन जो कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत, आप साइंस में पढ़े भी होंगे इस सिद्धांत को। सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। बहुत ही बड़े बड़े विद्वान, अश्व घोष को यहाँ से लेकर गया था। अब देखिए इसने क्या किया था, इसको पता ये था कि उस समय जब सम्राट अशोक था, मगध का जो सम्राट था, इसको पता था कि मगध का सम्राट जो अशोक था उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो जो भी और वो सम्राट अशोक बहुत ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था, इसको पता भी था। और इसको ये भी था कि भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी सामान है, अधिकतर चीज़ें ये पाटलिपुत्र और इसी के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलेंगी। तो इसने मगध पर हमला कर दिया था। किसने? यही जो कनिष्क था, मगध पर हमला कर दिया। और भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था, भिक्षा मांगने वाला पात्र था, वो उठाकर यहाँ से लेकर चला गया था। कहाँ से? मगध से उठाकर लेकर चला गया था। ये बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म का सम्राट अशोक के बाद यही प्रबल समर्थक था। और एक बात करते हैं, ये कला प्रेमी था। क्या था? कला प्रेमी था। अब कला प्रेमी कैसे था? कला प्रेमी था। अब आप कहेंगे कैसे कह सकते हैं कि कला प्रेमी था? देखिए कैसे कह सकते हैं कला प्रेमी था। इसके समय दो गो कलाएं बहुत ज़्यादा फेमस हुई। एगो यहाँ पर गंधार कला शैली, गंधार, ध्यान रखिएगा, गंधार कला शैली, और एक था मथुरा कला शैली। ये मथुरा कला शैली। यहाँ दोनों जगह मूर्तियाँ बनाई जाती थी, मूर्ति, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनाई जाती थी इसी के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसके शासनकाल में फेमस हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसने सिल्क रूट पर कब्जा किया, क्या किया, जिसको रेशम मार्ग बोलते हैं। इसके बारे में अगले भाग में हमें पढ़ेंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से ये समझ में आ गया होगा। और आपको जो कुछ भी डाउट रहता है, जो कुछ भी क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।